दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और अपने आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिया गया छठा पाठ, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का एक लेख है और इसके लेखक है श्री यतीश अग्रवाल जी। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं, जो कि किसके बारे में है? रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? रक्त यानी खून, यानी कि ब्लड। तो इस पाठ में हमें खून के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि हमारा खून कैसा होता है। ऑब्वियसली लाल रंग का होता है, पर लाल रंग का भी होता है तो क्यों होता है? खून की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और हमारे शरीर में खून क्या काम करता है, जैसे बहुत सारी बातें। इसके अलावा ब्लड बैंक के बारे में भी आपको बताया गया है इस पाठ में, और ब्लड डोनेशन के बारे में यानी रक्तदान के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। चले शुरू करते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि क्या कभी स्कूल में या फिर घर पे या फिर कहीं पर आप खेल रहे हैं और इस दौरान आपको कुछ चोट लग गई, आप गिर पड़े और आपको चोट लग गई। कभी ऐसे ही चलते चलते गिर पड़ते हैं हम, कुछ भी हो सकता है। तो आपको चोट लगी और आपको खून निकलने लगा और आपकी चोट में से खून निकलने लगा, तो आप क्या करेंगे? अगर आप स्कूल वगैरह में गिरे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टीचर के पास जाते हैं और वो क्या करती हैं? आपके घाव को साफ करके उसमें दवा लगाती हैं ताकि खून का बहना बंद हो जाए या रुक जाए। और अगर कभी घाव गहरा हो जाता है तो क्या करते हैं? आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर आपके घाव को देखकर अगर जरूरत होती है तो उसमें स्टिचेस भी लगाते हैं, यानी टाँके भी लगाते हैं। तो जब आपको चोट लगती है तो आप अपने शरीर से निकलते हुए खून को देखते हैं। तो आप उस खून को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस खून में कितनी सारी इंफॉर्मेशन छिपी है, कितनी सारी बातें उसके बारे में है जो कि आप नहीं जानते। तो आइए इस पाठ को पढ़ के जानते हैं कि खून के बारे में जो आप नहीं जानते वो बातें क्या क्या है। तो इस पाठ में कहानी है अनिल और दिव्या की। अनिल जो है वो दिव्या का बड़ा भाई है और दिव्या जो है वो कैसी है? शुरू से ही थोड़ी कमजोर सी है और हमेशा बीमार रहती है। इधर कुछ दिनों से वो ज्यादा ही बीमार रहने लगी है। तो क्या होता है, उसके घर वाले और अनिल क्या करते हैं? दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जब दिव्या का चेकअप करते हैं तो उसका चेकअप करने के बाद वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिव्या की खून की जांच करानी पड़ेगी, यानी उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर अनिल को कहाँ भेज देते हैं? दिव्या के साथ, जहाँ पर कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है या खून का नमूना लिया जाता है, उस कमरे में भेज देते हैं। तो जब अनिल अपनी बहन के साथ दिव्या के खून का नमूना देने के लिए दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ उसे बैठी हुई कौन मिलती है? उसकी पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिलती है, जिन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो डॉक्टर दीदी अनिल से पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तो वो बताता है कि दिव्या का ब्लड टेस्ट कराना है, यानी इसके खून का नमूना लेना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर दीदी क्या करती है? दिव्या की उंगली से थोड़ा सा खून लेकर एक सैंपल बॉटल में जमा कर लेती हैं और फिर क्या कहती है? अनिल से कहती है कि तुम कल रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। तो जब अनिल अगले दिन अपने डॉक्टर दीदी के पास खून की रिपोर्ट लेने के लिए आता है तो डॉक्टर दीदी उसे क्या बताती है कि दिव्या को क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है, यानी उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो डॉक्टर दीदी से जब ये शब्द अनिल सुनता है तो उसकी कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है एनीमिया। तो वो डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि अगर तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है तो उससे पहले तुम्हें किसके बारे में जानना पड़ेगा? ब्लड के बारे में, यानी खून के बारे में जानना पड़ेगा कि खून क्या होता है। तो अनिल कहता है ठीक है। तो डॉक्टर दीदी उसे बताने लगती है कि जो हमारा खून है दिखने में कैसा होता है? लाल रंग के द्रव की तरह दिखता है, यानी लाल रंग का दिखता है ना हमारा खून, और दिखने में कैसा लगता है कि एक प्रकार का लिक्विड है। लेकिन अगर उसकी अच्छी तरीके से जांच करी जाए तो वो किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं, यानी भानुमति के पिटारे से कम नहीं का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिखने में साधारण सा दिखने वाला
जो हमारा खून है वो असलियत में बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो डॉक्टर दीदी अनिल को खून के बारे में बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि हमारा खून कैसे बना है, 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, एक तो रक्त कण और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो तरल है, इस तरल में ये रक्त कण हमेशा तैरते रहते हैं। अब ये रक्त कण कितनी तरीके के होते हैं? रक्त कण मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और बिंबाणु। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार हमारे शरीर के खून में 3 तरह के कण हैं। अब ये 3 तरह के कण क्या होते हैं? हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो डॉक्टर दीदी हमारे शरीर के इन रक्त कणों के बारे में अनिल को बताती हैं और क्या करती हैं? वो माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड लगाती हैं जिसमें कि उन्होंने रक्त का नमूना रखा होता है और अनिल से कहती हैं कि देखो स्लाइड जरा। तो जब अनिल स्लाइड देखने लगता है तो उसे स्लाइड में क्या दिखाई देता है? बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाहियां जैसी दिखाई देने लगती है। तो इन बालूशाही जैसे कणों को देखकर अनिल को बहुत खुशी हो जाती है और वो सोचता है कि एक बूंद पे इतने सारे बालूशाही जैसे कण। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि उसे जो बालूशाही जैसे कण दिख रहे हैं वो क्या है? रक्त की रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं। इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से ही हमारा खून लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की एक बूंद में लाखों में होती हैं, यानी अगर शरीर से 1 मिलीलीटर ब्लड लिया जाए या 1 मिलीलीटर खून लिया जाए तो उसमें इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। तो आप सोचिए हमारे पूरे शरीर में 5 लीटर खून होता है, तो कितनी लाखों में जाके हमारे शरीर में ये आरबीसीज पाई जाती होंगी। अब इतनी ज्यादा संख्या में इनकी जरूरत क्या है शरीर में? इसके लिए डॉक्टर दीदी बताती हैं कि ये आरबीसीज क्या करती हैं? ये रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाती है। और शरीर का हर हिस्सा अच्छी तरीके से काम करे इसके लिए क्या जरूरी है? हर हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। तो ये रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं कि सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद इनकी संख्या लाखों में होती है और जीवन काल कितना होता है? सिर्फ 4 महीने का। तो अनिल दीदी से पूछता है कि 4 महीने के बाद क्या सारी लाल रक्त कोशिकाएं मर जाती हैं? तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर की हड्डियों में मज्जा होता है, जहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ पर कि ये लाल रक्त कणिकाएं लगातार बनती रहती हैं और इनको बनने के लिए क्या जरूरी होता है? कच्चा माल जरूरी होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब बाजार में बन के आता है तो उसके लिए क्या होता है? कुछ कच्चा माल जरूरी होता है। बाजार में क्यों, घर में ही आप रोटी खाते हैं तो रोटी बनने के लिए क्या जरूरी है? आटा जरूरी है। तो अगर आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बन सकती। इसी तरह से अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो ये लाल रक्त कणिकाएं भी नहीं बन सकती। अब इनको बनने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए? इनको बनने के लिए प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और विटामिन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को कहाँ से मिलती हैं? हमारे भोजन से मिलती हैं। यानी जब हम हेल्थी खाना खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तरह तरह के फल खाते हैं, अंडा, दूध, गोश्त, इसके अलावा तरह तरह की दालें, ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व वगैरह मिलता है और इसकी मदद से हमारे शरीर के मज्जा में जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं वहां पर इन लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता रहता है। अब क्या होता है कि जब पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं मर जाती हैं तो उनकी जगह नई लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बनती रहती है।
उसके बाद डॉक्टर दीदी बताती है कि शरीर में इन लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने की वजह से ही क्या होता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया में क्या होता है कि शरीर के हर हिस्से को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं कम है तो हर हिस्से को ऑक्सीजन भी कम मिलती है, इसलिए हमारे शरीर की काम करने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, ये सब होता है। तो अनिल पूछता है कि एनीमिया क्या सिर्फ लाल रक्त कणिकाओं की कमी से ही होता है, क्या इसकी कोई और वजह नहीं है? तो दीदी बताती है कि नहीं, मेन वजह तो यही है, यानी मुख्य वजह तो यही है कि लाल रक्त कणिकाओं की शरीर में कमी हो जाती है, और उसका कारण क्या है, संतुलित भोजन न लेना, यानी जब हम अच्छा खाना नहीं खाते तब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा कभी अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो उसकी वजह से भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब पेट में कीड़े शरीर में कैसे होते हैं? पेट में कीड़े होते हैं गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, या फिर गंदे हाथों से खाना खाने से। इसलिए क्या आपसे कहा जाता है कि खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को साफ पानी से और साबुन से धोना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो कि पैर की त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में घुस जाते हैं, इसलिए हमें कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और गंदी जगहों में नहीं घूमना चाहिए। इसके अलावा खुले में शौच नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी टॉयलेट का यूज करना चाहिए। यानी ऐसी छोटी छोटी साफ सफाई की बातों का ध्यान अगर हम रखें तो हमें कभी भी एनीमिया बीमारी नहीं होगी। साफ सफाई की आदतें अपनाएं तो एनीमिया से हम बच सकते हैं। उसके बाद अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है कि वो सफेद रक्त कणिकाओं और बिंबाणुओं के बारे में भी जानना चाहता है। तो डॉक्टर दीदी उसे सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में भी बताती है। क्या बताती है कि सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, यानी जब भी हमारे शरीर पे कोई विषाणु या जीवाणु हमला कर देता है, यानी हमारे शरीर पे किसी बाहर के विषाणु वगैरह का आक्रमण होता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे उनके खिलाफ लड़के उनको शरीर से बाहर खदेड़ने का काम या मार देने का काम कौन करती है? ये सफेद रक्त कणिकाएं करती हैं, और इस तरह ये हमारी रोगों से सुरक्षा करती हैं। उसके बाद अनिल बिंबाणुओं के बारे में पूछता है। तो दीदी बताती है कि बिंबाणु क्या करते हैं, बहुत जरूरी काम करते हैं शरीर का, और वो क्या है, हमारे शरीर के बहते हुए रक्त को जमाने का काम कौन करता है? ये बिंबाणु करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि चोट लगने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, खून अगर हल्की सी चोट है तो अपने आप ही बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन बिंबाणुओं की वजह से ही होता है। उसके बाद अनिल डॉक्टर दीदी से बिंबाणुओं के बारे में पूछता है कि ये बिंबाणु शरीर में क्या करते हैं। तो डॉक्टर दीदी बताती है कि बिंबाणु क्या करते हैं, शरीर में बहुत जरूरी एक काम करते हैं। वो क्या है? खून को जमाने का काम करते हैं, यानी खून का थक्का बनाने का काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारे जो शरीर का प्लाज्मा होता है इसमें एक प्रोटीन होती है, तो वो क्या करती है कि जो हमारी कटी हुई रक्त वाहिनी होती है जहाँ से खून निकल रहा होता है, उसकी दीवार पर एक जालीनुमा संरचना बनाती है, यानी एक जाल जैसा बुन देती है ऐसे ऐसे, और उस जाल में जो छेद बच जाते हैं, जैसे आपने खिड़की की जाली देखी है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो हमारे जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है एक, वो उसी तरह का कुछ जाल बना देती है कटी हुई रक्त वाहिनी के ऊपर, यानी जो ब्लड वेसल होती है उसके ऊपर, और जो हमारे बिंबाणु होते हैं वो उन छेदों में चिपक जाते हैं जाके, और जैसे ही बिंबाणु उन छेदों में जाके चिपक जाते हैं तो शरीर में से खून बहना बंद हो जाता है। तो अनिल पूछता है कि दीदी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत देर तक खून बहता रहता है अगर गहरी चोट लग जाती है। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर गहरी चोट लग जाए तो खून का बहना बंद नहीं हो पाता।
तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि घाव को एक साफ कपड़े से बांध देना चाहिए कसकर, और जिसको भी चोट लगी है उसे सीधे कहाँ लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और डॉक्टर क्या करेगा, उसके घाव को देखकर अगर जरूरत होगी तो घाव में टांके या स्टिचेस भी लगा देगा, और इस तरह से इंसान का घाव भर जाएगा या बंद हो जाएगा खून बहना। और कई बार क्या होता है कि शरीर से अगर ज्यादा खून बह जाए तो क्या करना पड़ता है, खून चढ़ाना भी पड़ता है। यानी आपने देखा होगा कि कभी अगर किसी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो अनिल दीदी से पूछता है कि क्या किसी का भी खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान का खून जो होता है वो दूसरे इंसान से अलग होता है, यानी हर इंसान को केवल उसी के रक्त समूह का खून चढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसका रक्त समूह, जिसे चोट लगी है उसके रक्त समूह से मिलता हो, और तब दूसरे वाले स्वस्थ व्यक्ति का खून किसको चढ़ाया जा सकता है, जिसे चोट लगी है उसे चढ़ाया जा सकता है। तो अनिल कहता है कि अगर कोई ऐसा आदमी ना मिले तो क्या करेंगे, तो डॉक्टर दीदी बताती है कि इसके लिए अस्पतालों में क्या होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं। तो ब्लड बैंक यानी बैंक में क्या होता है, हम पैसे जमा करते हैं, और पैसे जमा करते जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जब हमें जरूरत होती है तो हम उन पैसों को बैंक से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ब्लड बैंक भी जो है वो एक ऐसा बैंक है जहाँ पर क्या होता है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए यानी आपातकाल के लिए खून का भंडार जमा रहता है। तो जैसे ही किसी रोगी को खून की जरूरत पड़ती है तो उसके रक्त समूह का यानी उसी के ब्लड ग्रुप का खून उसे कहाँ से मिल जाता है, ब्लड बैंक से मिल जाता है। तो अब ब्लड बैंक में खून का भंडार बराबर बना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनिल ये बात डॉक्टर दीदी से पूछता है। तो डॉक्टर दीदी बताती है कि ब्लड बैंक में खून का भंडार बना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, नियमित रूप से रक्तदान करना पड़ता है, यानी ब्लड डोनेशन करना पड़ता है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा जगह जगह, और उस सारे के सारे खून को कहाँ जमा किया जाता है, ब्लड बैंक में जमा किया जाता है, ताकि अगर किसी आदमी को खून की जरूरत पड़ जाए कभी इमरजेंसी में या आपातकाल में, तो वहां से उसे अपने रक्त समूह का यानी अपने ब्लड ग्रुप का खून मिल सके। तो अनिल पूछता है कि क्या वो भी रक्तदान कर सकता है, क्या आप लोग रक्तदान कर सकते हैं? नहीं, अभी आप छोटे बच्चे हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने में एक बार में कितना खून लिया जाता है, कुल 300 ml खून लिया जाता है। इस तरह का एक सेशे होता है जिसमें वो लोग खून जमा करते हैं। तो कितना खून दिया जाता है एक बार में, कुल 300 ml। और हमारे पूरे शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर खून होता है। इसलिए रक्तदान करने के बाद इंसान को कभी भी कोई भी कमजोरी नहीं महसूस होती अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ, अगर उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी है तब तो वो खून नहीं दे सकता या रक्तदान नहीं कर सकता, पर अगर वो स्वस्थ है और नियमित रूप से रक्तदान करता है तो इसमें कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में कुल 5 लीटर खून है, और जितना भी खून हम देते हैं उतना खून हमारी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होता है वहाँ बहुत जल्दी दोबारा बना लिया जाता है। तो अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो भी नियमित रूप से रक्तदान जरूर करेगा। तो आप लोग भी जब 18 साल के हो जाएंगे उसी के बाद आप भी नियमित रूप से रक्तदान करिएगा। और अभी आप इस लेसन को पढ़िए, रक्त के बारे में जानिए। आज के इस लेसन में हमने खून के बारे में यानी रक्त के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखी है। इसको अच्छे से याद करिए और इसके अलावा हमारे वीडियोस देखते रहिए, और अपने अगले वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ लेकर जल्दी से आते हैं। तब तक के लिए बाय।